गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे हमारा पर्यावरण। ये चैप्टर नंबर 2 है जिसका नाम है हमारे प्राकृतिक संसाधन। देखिए बच्चों, जो आपकी ये पुस्तक है हमारा पर्यावरण, ये कक्षा 6, कक्षा 7, कक्षा 8 तीनों कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए है। अतः आप सभी जो है ध्यान से सुनेंगे। तो जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है हमारे प्राकृतिक संसाधन। जैसे जैसे हम चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे तो उस समय आप अपनी पुस्तक भी अपने पास रखेंगे। आपको पहले ही बताया जा चुका है, जब कोई आप वीडियो देखें, कोई भी क्लास देखें तो अपनी जो है बुक्स को अपने साथ रखें, जिससे आप वीडियो को भी अवलोकन करते रहें, सुनते रहें और अपनी पाठ्य पुस्तक में भी पढ़ते रहें चीज़ों को, जिससे आप उनको अच्छे से आत्मसात कर सकें। देखिए, हमारे चैप्टर का नाम है हमारे प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन, इसको इंग्लिश में बोलेंगे नेचुरल रिसोर्सेज। क्या बोलेंगे? नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज। देखिए, अब बात आती है कि रिसोर्सेज क्या है, संसाधन क्या है। जैसे आप अपनी पुस्तक में पढ़ेंगे पहली लाइन से ही, हमारे आसपास उपस्थित हर वह वस्तु जिसका प्रयोग हम अपनी विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करते हैं संसाधन कहलाती है। यानी कि जो चीज़ हमारी आवश्यकता की होती है, हमारे किसी काम आती है, वो संसाधन कहलाते हैं। उदाहरण के लिए इन्होंने दिया है बुक में कि जब हमें प्यास लगती है तो हम पानी पीकर अपनी प्यास बुझाते हैं। जब हमें भूख लगती है तो हम भोजन खाकर अपनी जो है सुधा मिटाते हैं। ठीक है। इसके अलावा हमारे जो है डेली लाइफ में बहुत सारे कार्य करते हैं, हम नहाते हैं, कपड़े धोते हैं। ठीक है। तो इन सब कार्यों के लिए क्या ज़रूरी होता है? जल ज़रूरी होता है। तो जैसे उन्होंने प्यास बुझाने के लिए बताया है, ठीक है ना। तो इन सारे कार्यों में जहाँ जल होता है, जल भी क्या है? एक संसाधन है। कैसा है? प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन होते हैं जो हमें सीधे प्रकृति से मिलते हैं, आदमी के द्वारा, मानव के द्वारा वो बनाए नहीं जा सकते हैं। ठीक है। जैसे पेड़ पौधे, अनेक वनस्पति, बहुत सारी वनस्पतियाँ हम अपने आसपास देखते हैं। ये कैसे हैं? ये प्राकृतिक संसाधन है। वो सभी वनस्पतियों से हमें भोजन, आवास और कपड़ा आदि मिलता है। जैसे आपको पता है भोजन कौन कौन देता है? देखिए, सारी सब्जियां, सारे फल आपकी जो रसोई में उपलब्ध होते हैं वो सारे पौधों से ही प्राप्त होते हैं। हमारे आवास, जो हमारे घर बने होते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा लकड़ी का इस्तेमाल होता है। ठीक है ना। जो धातुएं लगी होती है वो खनिज के रूप में जमीन, भूमि से निकाली गई होती हैं। ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे पौधों से कपड़ा आदि बनाया जाता है। जिन वस्त्रों को हम धारण करते हैं वो भी पेड़ पौधों से ही हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है। जैसे आपने देखा होगा सन और जूट, ठीक है, उससे रेशा बनाया जाता है। ठीक है। इसके अलावा जानवरों से भी हम बहुत तरह के जो जानवर हैं वो भी हमारे एक प्राकृतिक संसाधन है। उनसे हम बहुत सारी चीज़ें प्राप्त करते हैं। जैसे सर्दी अब आएंगी तो आप ऊनी कपड़े पहनेंगे। ठीक है। इसी तरह भूमि में हमें कृषि हेतु उपजाऊ मिट्टी प्रदान होती है भूमि से। ठीक है। भूमि से हमें उपजाऊ मिट्टी प्रदान होती है, उसी पर तो उगती है सारी वनस्पति। और भूमि के अंदर से क्या प्राप्त होता है? तेल है, कोयला है, गैस है, जो कहाँ पर इस्तेमाल होते हैं? हमारे बहुत सारे वाहनों में, उद्योग धंधों में, ठीक है, इस्तेमाल किए जाते हैं। फैक्ट्रीज, उद्योग धंधे मतलब फैक्ट्रीज में इस्तेमाल किए जाते हैं। हमारे सभी व्हीकल्स में पेट्रोल डीजल के रूप में डाले जाते हैं। तो जैसे बात कर रहे थे हम, जो वस्तुएं हमें प्रकृति से प्राप्त होती है तथा जिनमें हम किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते, वो प्राकृतिक संसाधन कहलाती हैं। प्रकृति के द्वारा जैसी उत्पन्न होती हैं उनका हम उसी रूप में प्रयोग करते हैं। इसके उदाहरण जैसे हवा का उदाहरण है, जैसे हम सांस लेने में हम उपयोग करते हैं। ठीक है। जल है, जैसे भी प्यास हम बुझाते हैं, और हमारे शरीर का लगभग 2/3 भाग जल से बना हुआ है। ठीक है। सौर ऊर्जा, आपने देखा होगा सोलर प्लेट्स आपके विद्यालय में भी लगी हुई है आजकल। जो सूर्य की ऊर्जा, जो सौर ऊर्जा होती है, पूरा विश्व जो है, पूरे विश्व का ऊर्जा का जो स्रोत है वो सूर्य है। सभी पेड़ पौधे उसी से जीवन पाते हैं और पेड़ पौधों के द्वारा जो है सभी जीव जंतु भी
वहीं से जीवन पाते हैं। ऐसे संसाधन जिनको बनाने में मनुष्य का कोई योगदान नहीं होता, अर्थात ये संसाधन हमें प्रकृति द्वारा निःशुल्क प्राप्त होते हैं, इनकी हमें कहीं कोई फीस भरनी नहीं पड़ती, कोई शुल्क जमा नहीं करना पड़ता, वो प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, देखिए प्राकृतिक संसाधन के बारे में आप एक ये चार्ट देखेंगे, यहाँ पर वर्गीकृत किया गया है प्राकृतिक संसाधनों को। प्राकृतिक जो संसाधन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो जैविक बायोटिक, ठीक है, बायोटिक, और एक होते हैं अजैविक यानी कि एबायोटिक। ठीक है, जो बायोटिक होते हैं, जो जैविक होते हैं, इसके नाम से पता चल रहा है जिनमें जीवन होता है, जिनमें क्या होता है बेटा, जीवन होता है, वो क्या कहलाते हैं, बायोटिक या जैविक घटक कहलाते हैं। उनमें सारे जंतु आते हैं, सभी जंतु जो प्राणी होते हैं वो सब आते हैं, और उसके अलावा जो वनस्पति पेड़ पौधे सब, इनमें जिनमें जीवन होता है वो सारे बायोटिक घटक कहलाएंगे। चाहे वो गाय भैंस भेड़ बकरी कुछ भी, चाहे कोई भी प्लांट आपका लेकर के बड़े नीम के वृक्ष से छोटा तुलसी का पौधा, ये सब क्या है, ये जैविक घटक हैं, पर्यावरण के और प्राकृतिक संसाधनों के जैविक हिस्से हैं। ठीक है, तो जो दूसरा घटक है एबायोटिक अजैविक संसाधन है हमारे, वो देखिए उनमें जीवन नहीं होता है। एबायोटिक का मतलब, अजैविक का मतलब जीवन नहीं होता है, जैसे अभी जीवन नहीं, ठीक है, नो लाइफ। तो उनमें कौन होते हैं, वायु जल मिट्टी सौर ऊर्जा खनिज जीवाश्म ईंधन। ठीक है, लेकिन हम उनको दो कैटेगरी में आगे विभाजित कर देते हैं, एक तो नव्यकरणीय और एक अनव्यकरणीय। देखिए नव्यकरणीय, थोड़ा ध्यान से सुनेंगे बच्चों, नव्यकरणीय वे संसाधन होते हैं जिनका हम बार बार उपयोग कर सकते हैं, और अनव्यकरणीय ये वाले नॉन रिन्यूएबल जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो हैं कि जिनका हम केवल एक बार ही उपयोग कर सकते हैं। जैसे आपके खनिज, जैसे कोयला है, एक बार हमने भट्टी में जला दिया तो जल गया कि एक बार ही ऊर्जा देगा। ठीक है, जीवाश्म ईंधन जानते हो, पेट्रोल डीजल आप एक बार भराते हैं गाड़ी में बाइक में और वो खत्म हो जाता है, फिर जो है वो उससे दूसरा नहीं बन सकता। लेकिन नव्यकरणीय में सबसे बड़ा उदाहरण जैसे सौर ऊर्जा, जो सोलर एनर्जी है वो सबसे बड़ा नवीकरणीय स्रोत है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज है एनर्जी का। ठीक है, क्योंकि आपने देखा होगा सोलर प्लेट लगा दी जाती है, दिन में सूर्य की ऊर्जा आती है, धूप आती है, तो उससे सेल रिचार्ज होती है, बैटरी रिचार्ज हो जाती है और हम उसका उपयोग अपने रात को लाइट जलाने में, दिन में पंखे, दिन रात में पंखे चलाने आदि में कर लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है जल से भी जो है हाइड्रो पावर प्लांट लगाए जाते हैं, बड़ी बड़ी नदियों का पानी रोक करके बांध बना दिए जाते हैं, जहाँ से टरबाइन के द्वारा जो है टरबाइन चलाकर विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है। इसी तरह वायु, पवन चक्की, ठीक है, वायु जो होती है, वायु से एक पवन चक्की, पवन भी कहते हैं ना वायु को, पवन चक्की के द्वारा जो है टरबाइन चलाई जाती है और विद्युत प्राप्त की जाती है। जब वो टरबाइन जो जल के द्वारा चलाई जाती है, ठीक है, तो वो क्या कहलाती है, वो जल ऊर्जा कहलाती है, टरबाइन। ठीक है, ये ऐसी मशीन होती है जिसको चल के विद्युत उत्पादित हो जाती है। ठीक है, और मिट्टी से बेटा ये जो है बहुत बड़ा सोर्स है विभिन्न संसाधनों का, इसमें से सारे जो है खनिज निकलते हैं, और जो बायोटिक घटक हैं पेड़ पौधे जंतु वो भी इसी के सहारे रहते हैं। आगे चलते हैं, देखिए इस चित्र में बहुत अच्छे से बताया गया है प्राकृतिक संसाधनों को, नेचुरल रिसोर्सेज को। इसमें सूर्य सबसे पहले दिखाया गया है, ठीक है, क्योंकि पृथ्वी पर सूर्य ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है और इसी के कारण सभी जो है जीवधारी जीवित रह पाते हैं। यहीं पर आपको जो है पर्वत भूमि के हिस्से दिखाए गए हैं, पेड़ पौधे दिखाए गए हैं और नदी दिखाई गई है जो कि जल का स्रोत है।
ठीक है, अब हम इन रिसोर्सेज को अलग अलग पढ़ते हैं। देखिए ध्यान से पढ़ते चलेंगे। सबसे पहले आता है सूर्य, जिसको सन कहा जाता है। पृथ्वी में समस्त जीवन का आधार सूर्य ही है। सूर्य पृथ्वी पर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। यह एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। सूर्य से हमें गर्मी मिलती है, यानी कि धूप मिलती है। सूर्य हमारे दैनिक जीवन में बहुत आवश्यक है। देखिए किस तरह उपयोगी है। सबसे पहले जल चक्र, जल चक्र बनाए रखने में। जल चक्र क्या होता है? जल चक्र बेटा जैसे कोई समुद्र है, महासागर है, नदियां हैं, उन पर जो है जल ऐसे ऐसे जल का ये ऊपरी सतह मैंने बनाई है यहाँ पे। तो क्या होता है, जैसे सूर्य की गर्मी इस पे पड़ती है, सूर्य की किरणें इस पे पड़ेंगी तो यहाँ पर ये जो है जल वाष्प के रूप में, भाप बन करके वाष्प के रूप में ऊपर उठ जाएगा और क्या क्या बना देगा? बादलों का निर्माण कर देगा। और ये बादल क्या करेंगे? ये दूसरी जगह जा करके बरस जाएंगे। कहाँ पर? पृथ्वी पर। ठीक है ना। तो ये क्या है? ये जल चक्र को बनाने में हेल्प करता है। दूसरी बात, वायुमंडल में वायु प्रवाह बनाए रखने में। वायुमंडल में वायु प्रवाह कैसे होता है? देखिए अगर जैसे मान लिया ये धरती है, ये धरातल है, अगर इस पर हर जगह, जैसे मान लिया ये एक धरातल पर एक भाग है, इसमें सब में हवा भरी हुई है, तो हवा क्यों चलती है? हवा का प्रवाह क्यों बना रहता है हमारे वायुमंडल में? क्योंकि अगर इसमें कहीं लो प्रेशर हो जाता है क्रिएट, लो प्रेशर का मतलब होता है कम वायुदाब की स्थिति कहीं हो जाती है, तो जो हाई प्रेशर जहाँ होता है, हाई प्रेशर, उच्च वायुदाब, तो हमारी जो वायु होती है उसका गुण होता है वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ भागती है। तो जब सूर्य की गर्मी पड़ती है तो गर्म हवा कैसी होती है? गर्म हवा हल्की होती है, गर्म हवा हल्की होती है। और गर्म हवा, जब हवा गर्म हो जाती है तो वो ऊपर उठ जाती है। तो जब ये हवा ऊपर उठेगी तो इसका स्थान जो ठंडी हवा है वो लेगी, और ठंडी हवा दूसरी जगह से दौड़ करके इस तरफ दौड़ पड़ेगी, वो हवा गर्म हवा के नीचे की तरफ जहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट हुआ है। जब ये हवा ऊपर गई तो लो प्रेशर हो गया है। ठीक है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवा आ रही है। तो ये वायु प्रवाह वायुमंडल में चलता रहता है। अगर सूर्य की गर्मी न होती तो गर्म हवा न होती, गर्म हवा ऊपर न उठती तो धरातल पर जो है निम्न वायु दाब न होता, लो प्रेशर ना होता। अगर लो प्रेशर ना होता तो हाई प्रेशर से हवा लो प्रेशर की तरफ नहीं आती। ठीक है, जलवायु को नियंत्रित करने में बिल्कुल सही बात। देखिए ये सीधा संबंध पहले दो बिंदुओं से है। जैसे ये बादल को कौन लेके आता है? तेज हवाएं। जब ये हवा इस तरह दौड़ती हैं लो प्रेशर की तरफ तो अपने साथ जो है बादलों को लेकर के आती है। इससे क्या होता है? जलवायु नियंत्रित होती है। जलवायु किस पर डिपेंड करती है? जो हमारी जो पृथ्वी है वो दो तरीके से घूमती है। आपको पता है हमारी जो पृथ्वी होती है वो एक तो अपनी धुरी पर घूमती है, ठीक है, अपनी धुरी के चारों तरफ चक्कर लगाती है जिसको हम घूर्णन बोलते हैं। ठीक है, एक वो सूर्य के चारों तरफ, मान लीजिए सूर्य है तो इसके चारों तरफ भी वो चक्कर ऐसे ऐसे लगाती रहती है। इसको कहते हैं परिक्रमण। ठीक है ना। तो इसी से क्या होता है? जलवायु परिवर्तन होता है बच्चों। ठीक है, अगला पॉइंट है पौधों को भोजन बनाने के लिए ऊर्जा प्रदान करने में। आपको पता है, आपने विज्ञान में पढ़ा हुआ है कि पौधे भोजन किस तरह बनाते हैं। पौधों की हरी पत्तियां होती हैं, उनमें क्लोरोफिल होता है और वो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। पौधा नीचे मिट्टी से, भूमि से जल लेता है और पत्ती में क्लोरोफिल होता है, तो इनको मिला करके वो ग्लूकोज का निर्माण करता है जो कि उसका भोजन होता है। आपने कक्षा 5 में पढ़ रखा है कि पौधे की पत्ती ही उसका रसोई घर होती है। ठीक है, घर में नमी सीलन को दूर करने तथा कपड़े सुखाने में भी। देखिए हम सबसे पहली बात ही ये तो भाई गर्मी देता है सूर्य, एनर्जी देता है। जब घरों में नमी आ जाती है सर्दियों में तो धूप धीरे धीरे, जब गर्मी बढ़ती है तो सब सीलन दूर हो जाती है और हम रोज़ाना कपड़े सुखाते हैं। कपड़े गीले होते हैं, धूप में डाल देते हैं सुखाने के लिए, तो वो जल्दी ही सूख जाते हैं। जितनी ज़्यादा धूप होती है उतनी जल्दी ही कपड़े सूख जाते हैं।
अगला पॉइंट है हमारा, शरीर सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी बनाता है जो हमारी हड्डियों को मजबूत रखने के लिए आवश्यक है। बहुत सुंदर पॉइंट है। तो आपसे कभी भी पूछा जाए कि सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन होता है तो विटामिन डी, ठीक है। इसका जो केमिकल नेम है वो कैल्सीफेरॉल होता है। क्या होता है? कैल्सीफेरॉल। यानी कि इस विटामिन में क्या पाया जाता है? कैल्शियम पाया जाता है। इससे हमारी अस्थियां जो है, हड्डियां जो है मजबूत होती है। चलिए अगले पॉइंट पर आते हैं, वायु। वायु जो है, वायु देखिए ये बहुत सारी गैसेस का एक मिश्रण होता है, मिक्सचर होता है। इसमें बहुत सारी गैसेज होती हैं। सबसे ज़्यादा इसमें 78% नाइट्रोजन होता है, ठीक है। 20% आपका ऑक्सीजन होता है, ठीक है। 0.03% इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है। इसके अलावा आर्गन और अन्य गैसें होती हैं। आप जानते हैं कि पृथ्वी के चारों ओर वायु का घेरा है। इसे हम देख नहीं सकते हैं, केवल अनुभव कर सकते हैं। वायु हर समय हमारे चारों ओर रहती है। वायु हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। भोजन और जल के बिना तो हम कुछ समय तक जीवित रह सकते हैं, परंतु वायु के बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं। वायु हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए बेटा, सभी जीवधारी, चाहे वो जंतु हो, प्राणी हो, चाहे वो वनस्पति पौधे हों, जब भी वो सांस लेते हैं तो क्या करते हैं? वायु को अंदर लेते हैं। और वायु में क्या होता है? वायु में ऑक्सीजन होती है, जिसको श्वसन में प्राणी और पौधे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। याद रखेंगे, चाहे पौधा हो चाहे वो जंतु हो, जब सांस लेते हैं तो वायु में जो मिश्रित ऑक्सीजन है उसका उपयोग श्वसन क्रिया में करते हैं। और बाहर कौन सी गैस निकाल देते हैं वायुमंडल में? वो कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देते हैं, ठीक है। अगला रिसोर्स, इसको हम अच्छे से पढ़ चुके हैं, जल। जल ही जीवन है, ये आपने बहुत बार सुना होगा। हम जल के बिना जीवित रहने की कल्पना भी नहीं कर सकते। हमारे शरीर में लगभग कितना परसेंट? 70%, ठीक है बेटा, याद रखना इसको। 70% भाग जो है जल का होता है। जल शरीर के रक्त को तरल बनाता है। रक्त मतलब ब्लड, हमारा खून, लहू, ठीक है। हमारे शरीर में जो रक्त बहता है, सामान्य वयस्क पुरुष में या महिला में जो है लगभग 6 लीटर रक्त बहता है, ठीक है। ये उसको तरल बनाए रखने में सहायता करता है, जिससे शरीर में रक्त का प्रवाह सरलता से होता है। खाना पचाने एवं अनावश्यक पदार्थों को पसीना, मलमूत्र आदि के रूप में शरीर से बाहर निकालने में पानी सहायक होता है। इसके अलावा दैनिक जीवन के विभिन्न कार्यों में भी पानी की आवश्यकता होती है, ठीक है। यानी कि मनुष्य के अंदर की जो सारी शारीरिक क्रिया है, चाहे वो पाचन की क्रिया हो, चाहे वो उत्सर्जन की क्रिया हो, ठीक है, अवशिष्टों को बाहर निकालने की क्रिया हो, उसमें पानी का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, भूमि। भूमि के बारे में पढ़ें। वायु और जल की तरह भूमि भी हमारे जीवन का आधार है। भूमि ही है जो हमें फल, अन्न, सब्जियां, औषधियां, इमारती लकड़ियां प्रदान करने वाले पौधे और वृक्षों को जीवन का आधार देती है। भूमि ही जल तथा खनिजों का भंडार है। खेती एवं वनों के लिए भूमि का होना अत्यंत आवश्यक है। जैसे हमने पहले भी बता चुके हैं कि भूमि से बहुत सारे खनिज निकाले जाते हैं, चाहे वो कोयला हो और चाहे वो बहुमूल्य धातु, सोना अथवा हीरा हो, वो सब जो है ज़मीन से ही निकाला जाता है, ठीक है। और खेती भी, एग्रीकल्चर जो लैंड होती है वो भी हमारे बहुत उपयोगी होती है। खेती भी तो ज़मीन पर ही होती है। और बहुत सारे वन होते हैं जहाँ से हम तरह तरह की इमारती लकड़ी, बहुत सारे पौधे जो हमारे औषधियों में भी उपयोग होते हैं, सजावट में भी उपयोग होते हैं और तरह तरह की उपयोगी होते हैं हमारे जीवन में। वर्तमान समय में जनसंख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। बढ़ती जनसंख्या की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कृषि तथा उद्योग धंधों का प्रभाव दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, जो हमारे प्राकृतिक संसाधनों को प्रभावित कर रहा है। यदि हम बिना सोचे समझे लगातार प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करते रहे तो यह दिन दूर नहीं जब हम इनसे वंचित हो जाएंगे। अतः हमें प्राकृतिक संसाधनों के महत्व को समझना होगा और उनके संतुलन तथा बचाव के उपाय करने होंगे, ठीक है। आपने सुना होगा बहुत सारे कैंपेन चलते हैं, सेव वाटर, पानी बचाओ, ठीक है ना, नदियाँ बचाओ, प्रकृति बचाओ। इस तरह के आंदोलन जो चलते हैं वो किस लिए चलते हैं कि प्राकृतिक संसाधन जब खत्म हो जाएंगे तो हमारी आवश्यकताएं कहाँ से पूरी होगी। और इसमें जिस तरह जनसंख्या बढ़ती जा रही है तो क्या हो रहा है, इन संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है, इनका ज़्यादा उपयोग हो रहा है। तो ये जितना ज़्यादा अंधाधुंध हम उपयोग करेंगे तो ये जल्दी खत्म होंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें बहुत ही संतुलित उपयोग करना चाहिए। ज़्यादा
हमारे घर में जो जल होता है, जल का उपयोग करते हैं, हम टैप खुली छोड़ देते हैं, कभी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। घर में जो है वो पानी वो बेकार में नालियों में नहीं बहना चाहिए। हम समुचित उपयोग करें, जितनी हमें आवश्यकता हो इतना उपयोग करें। हम घर में अपने पशुओं को नहलाने में और इसके इतर भी बहुत सारा पानी वेस्ट कर देते हैं, उसको बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। ठीक है, देखिए अभी लेसन से रिलेटेड आपको यहाँ पे कुछ थोड़ा अभ्यास कार्य है। ठीक है, इसको अपनी कॉपी में लिखेंगे। आप वीडियो को रोक करके आप ये क्वेश्चन अपनी कॉपी में उतार लेंगे और इनके आंसर ऊपर से वीडियो देख करके और अपनी बुक से देख करके, ठीक है, अपनी बुक में पढ़ेंगे। जिसके पास बुक नहीं है माना वो जो है वीडियो से देख के प्रश्नों को उतार सकता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है जिनके आंसर आपने ऊपर पढ़े हैं। प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से हैं, ठीक है, प्राकृतिक संसाधन नेचुरल रिसोर्सेज कौन कौन से हमारे लिए किस किस प्रकार से उपयोगी है वो आपको लिखना है। दैनिक जीवन में जल का उपयोग, क्या उपयोग है, जल के दुरुपयोग को रोकने के लिए उपाय बताइए, क्या क्या उपाय करेंगे आप, सोच करके लिखिए। भूमि से प्राप्त होने वाले किन्हीं 5 पदार्थों के नाम लिखिए। सौर ऊर्जा हमारे जीवन के लिए क्यों आवश्यक है, वायु का जीवन में क्या महत्व है। अभी देखिए एक मैचिंग है, दो आपको जो है यहाँ पर ए और बे श्रेणी दी गई है, एक के नीचे कुछ कंपोनेंट्स दिए गए हैं, संसाधन दिए गए हैं। ठीक है, उनको अपने उनके सामने जो मैच बैठता है, फिट बैठता है, उसको मिलाएंगे। जैसे वायु है, वायु हमारे शरीर में 70% होती है, या इसमें ऑक्सीजन होती है, या हमें विटामिन डी बनाने में मदद करता है, या खनिज पदार्थ का भंडार है। तो वायु में ऑक्सीजन होती है, जैसे मैंने बताया 78% ऑक्सीजन, 20% ऑक्सीजन, ठीक है, 20 से 21% ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। तो आप यहाँ से मैच करेंगे, मैं केवल आपको इस तरह से मैच करेंगे, मैं केवल आपको एक करके बता देता हूँ, बाकी कि आप पढ़ चुके हैं इनको आप करेंगे। ठीक है, अपनी जो है नोटबुक में लिखेंगे और उसको फिर चेक कराएंगे। आप ग्रुप पर भेज सकते हैं, आपकी कॉपी को चेक किया जाएगा। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज सकते हैं। सभी कक्षा 6, 7, 8 के बच्चे करेंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट, पुनः मिलेंगे नए लेसन के साथ। ठीक है, थैंक यू।